नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काव्य के बारे में। और आधुनिक काव्य में बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं, जिनमें एक प्रमुख विशेषता है, जैसे प्रयोगवाद है, छायावाद है, प्रगतिवाद है। वैसे ही इनका क्रमतर विकास चलता रहा। आधुनिक काव्य के अंतर्गत पहले भारतेंदु युग है, उसके बाद में द्विवेदी युग है, फिर छायावाद के बाद में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और उसके बाद में प्रयोगवाद 1943 से स्टार्ट होके 1960 के लगभग अंत तक वो रहा। और 1960 के बाद में जिस काल को हम नई कविता के नाम से पुकारते हैं, नई कविता एक नई क्रांति लाई साहित्य के क्षेत्र में। नए नए प्रयोग, नई नई उपमाएं, नए नए छंद व नए नए कवियों का आगमन हुआ। और जो प्रयोगवाद के जो प्रमुख कवि थे, जैसे अज्ञे जी हैं, उन्होंने भी अच्छे अच्छे प्रयोग किए और नई कविता का मार्ग प्रशस्त किया। और इस प्रकार नई कविता को नई कविता, साठोत्तर कविता, उन्नत कविता आदि कई नामों से विभिन्न विचारकों के द्वारा विभिन्न नामों से पुकारा गया। 1960 के उपरांत जो कविता के क्षेत्र में क्रांति आई, उस क्रांति को हम नई कविता के नाम से जानते हैं। आज हम पढ़ेंगे नई कविता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में और इनके कुछ उदाहरण देखेंगे, जिनमें नए विचार हमें सुनने को मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विशेषताओं में है नवीनता। नई कविता के अंतर्गत, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कुछ नया इन कविताओं में हुआ है, नया वर्णन हुआ है, नया चित्रण हुआ है। और इस नवीनता से आशय है कि कविता में नए नए प्रयोग हुए और कुछ ऐसे प्रयोग हुए जिनसे अन्य कवि भी प्रभावित हुए और उन्होंने भी उस परंपरा का पालन किया। एक उदाहरण देखते हैं नवीनता का, जिसमें नए प्रयोग हमें देखने को मिलते हैं। आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग की अंतर को छू लें। इन पंक्तियों में स्पष्ट है कि कवि जो अपना अतीत है उसको भूल जाने का संकेत दे रहा है और नए जीवन, नए भविष्य की अग्रसर होने के लिए प्रेरित कर रहा है। इन पंक्तियों में नवीनता झलकती है और मनुष्य अपने जीवन में भी इसी प्रकार के कार्य करने चाहिए कि हमारे अतीत में जो हो चुका है उसको हम भूल जाएं, पिछली बातों को भूल के नए जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही नवीनता से आशय है। अगली जो विशेषता है नई कविता की, वो है बौद्धिकता। नई कविता के कवियों ने अपने काव्य प्रयोग में या काव्य रचना करते समय अपनी बौद्धिकता का भी परिचय दिया है। और जो परंपरागत कविता में भावना की प्रधानता थी, उसको उन्होंने अपनी कविता में नहीं अपनाया, बल्कि अपने काव्य में बौद्धिकता को महत्व दिया है। अपने
बुद्धि बल के प्रयोग किए हैं और एक प्रयोग करके बुद्धि के आधार पर उन्होंने अपने काव्य की रचना की है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है डॉक्टर देवराज जी का, देखते हैं। मेरी विशाल बुद्धि सूर्य चंद्र तारों के तापावेग नाप रही। इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि से जो ब्रह्मांड के या जो असंभव कार्य हैं उनको अपनी बुद्धि से हल करने के कार्य कर रहे हैं। जो प्राचीन काल में या पूर्ववर्ती कवियों ने परंपरागत प्रयोग किए, भावनाओं के आधार पर कविताएं की, वो इन नई कविता में देखने को नहीं मिलती। इन्होंने अपने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और अंधविश्वास जो पहले चला आ रहा था उसको थोड़ा सा कम किया इन्होंने और अपने बुद्धि का प्रयोग करने का संकेत दिया है। अपनी बुद्धि से हम बड़े बड़े असंभव कार्य भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी उदाहरण में पता चलता है। अगली जो नई कविता की विशेषता है वो है अतिशय व्यक्तिकता। अतिशय व्यक्तिकता। नई कविता के कवियों ने नए नए प्रयोग किए, बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया, नवीन प्रयोग किए अपने साहित्य में। और इसके अलावा उन्होंने एक विशेष बात की, अतिशय व्यक्तिकता। वो अपने व्यक्तिगत विचारों को, व्यक्तिगत जीवन को अपने काव्य में ज़्यादा महत्व देते थे और ज़्यादा व्यक्तिगत होके उन्होंने अपने काव्य की रचना की। उनके काव्य में अतिशय व्यक्तिकता के प्रमाण मिलते हैं, ज़्यादा व्यक्तिगत हो गए। आइए एक उदाहरण देखते हैं। साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ। ये भारत भूषण अग्रवाल जी की पंक्तियां हैं। इनमें संकेत दे रहा है कवि अपने व्यक्तिगत जीवन की। इससे स्पष्ट होता है कि जो नई कविता है उसमें अतिशय व्यक्तिकता के संकेत अधिक मिलते हैं। अगली जो इनके नई कविता की विशेषता है वो है क्षणवादिता। क्षणवादिता वो होता है कि इस संसार में जो भी है वो नश्वर है, क्षण भर के लिए है। तो नई कविता के कवियों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि हमारा जीवन बहुत कम समय के लिए ही हमें जीवन मिला है, जितना जी भर के जीना चाहें वो हम जी लें। और क्षणवादिता को महत्व दिया है, जो कि प्राचीन काल में संत काव्य में भी देखने को मिलती है। हम देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं क्षणवादिता का। आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें। अर्थात वर्तमान जीवन में जीने का संकेत दे रहा है कवि, और जो भी अतीत में गुजर गया उसको भूल जाओ, क्योंकि वो क्षण भर के लिए था। और इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। नई कविता की जो अगली विशेषता है वो है भोगवाद एवं वासना। नई कविता के जो कवि हैं वे क्रांतिकारी विचारों के, राष्ट्रीय विचार और इससे पूर्ववर्ती जो कवि थे उन्होंने अपने ईश्वरीय विचारों को महत्व दिया। लेकिन नई कविता
के आते आते भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन भारत के आज़ाद होने के बावजूद भी उनमें वो स्वतंत्रता नहीं मिल पाई थी, जो एक आत्मीय स्वतंत्रता होती है वो नहीं मिल पाई थी। गरीब गरीब होते जा रहे थे, सही ढंग से किसी एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पा रहा था, तो वो आज़ादी किसी काम की नहीं। इससे जो उस काल में जो व्यक्तिगत जनमानस में निराशा का भाव था, जो तत्कालीन कवियों में भी देखने को मिलता है, और इस वजह से उनमें निरंकुशता आ गई, निराशा का भाव आ गया, एवं उनकी कविताओं में भी वो झलकता है। वे भोगवाद की ओर अग्रसर हो गए। वह उनके कविताओं में भी भोगवाद एवं वासना के संकेत अधिक मिलते हैं। एक उदाहरण देखिए, वासना के पंख सी फैली हुई थी, धारित्री सत्यसी निर्लज नंगी और समर्पित। इन पंक्तियों में कवि का आशय भोगवाद एवं वासना की ओर संकेत है। नए कवियों ने नए प्रयोग के नाम पर उन्होंने समाज में, देश में अश्लीलता का प्रचार प्रसार किया, जो उस वक्त काफ़ी आलोचना भी हुई उनकी, लेकिन नए प्रयोगों का आधार बनाकर उन्होंने ऐसी कविताएं रची हैं। और ये नई कविता की सबसे बुरा पॉइंट कह सकते, बुरा बिंदु कह सकते हैं। अगली जो विशेषता है वो है यथार्थवादिता। तत्कालीन नई कविता के कवियों ने पूर्ववर्ती कवियों की तरह अपनी कल्पना के आधार पर रचनाएं नहीं की। उन्होंने जो देखा, जो महसूस किया, उसी सच्चाई को अपने साहित्य में वर्णन किया है। उन्होंने समाज की एक सच्ची तस्वीर को अपने साहित्य में दिखाया है, और उनके साहित्य से उस युग की या तत्कालीन युग की विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ, बुरे विचारों का पता चलता है। और यथार्थवादिता, नई कविता दृष्टिकोण से यथार्थवादी है। इस युग के अब कुछ उदाहरण देखते हैं, यथार्थवादिता का उदाहरण देखते हैं, और कवियों के अनुसार उस युग में क्या सर्वोपरि माना गया है वो देखिए। इस युग के सियाराम सुधा काम, मानव के तिमिर ग्रस्त चिंतन के भानु इंदु। ये जगदीश चंद्र जी की पंक्तियाँ बहुत अच्छी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। इसमें कवि ने यथार्थ को बताया है कि केवल भगवान की पूजा करने से ही हमें कुछ नहीं मिलता, और इस युग में जो सियाराम है वो शुद्धा, भोग और काम, वासना, ये दो चीज़ें इस युग में सर्वोपरि हैं। अगली जो इन पंक्तियों में उस तत्कालीन समाज की तस्वीर प्रस्तुत करता है। अगली विशेषता है आधुनिक युग का बोध। आधुनिक युग का बोध। नई कविता में नए नए प्रयोग हुए, भविष्य की ओर बातें करने वाले कुछ कवियों ने भी अपनी रचनाएं रची, और आधुनिकता का उस समय बोध होने लग गया। उस काव्य में भी आधुनिकता का बोध मिलता है, मॉडर्निटी। आधुनिकता से लवरेज कुछ कवि नए नए प्रयोग करने लग गए, और उनकी रचनाओं में आधुनिकता के भी संकेत मिले हैं।
और उस युग की मांग के अनुसार उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। आइए उदाहरण देखते हैं। दुख सबको मांझता है और चाहे सबको मुक्ति देना, वह न जाने किंतु जिसको मांझता है उन्हें ये सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। यहाँ पर आगे जी ने दुख की विशेषता को प्रकट किया है कि जिस व्यक्ति के जीवन में दुख आ जाए वो उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। ये आधुनिकता की बातें हैं। अगली जो विशेषता है वो देखिए, इसमें जीने का भाव है, जिजीविषा का संकेत है। देखिए, उछली हुई मछली जिसकी मरोड़ी हुई देहबल्ली, उसकी जिजीविषा की उत्कृष्ट आतुरता मुखर है। यहाँ पर मछली के क्रियाकलाप के द्वारा व्यक्ति को जीने का संकेत दिया जा रहा है। आधुनिकता इन पंक्तियों में स्पष्ट दिखाई दे रही है। अगली जो नई कविता की विशेषता है वो है प्रणयानुभूति। तत्कालीन कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन को अधिक महत्व दिया और व्यक्तिगत जीवन में सुख दुख, प्रेम, क्रोध, ये सभी संवेगों का समावेश मिलता है। लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा नई कविता के जो कवि हैं उन्होंने प्रणयानुभूति को ज़्यादा महत्व दिया, अपने प्रेम की अनुभूति को ज़्यादा महत्व दिया और वो उनके काव्य में भी देखने को मिलती है। और आगे जी ने तो प्रेम को समझाया भी है। उदाहरण देखिए, उन्होंने कहा है क्या है प्रेम, उत्तर भी उन्होंने दिया है, घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है। क्या है विरह, प्रेम की बुझती राख भरा प्याला है। इस प्रकार कवि की पंक्तियों से स्पष्ट हो रहा है, इसमें प्रेरणानुभूति के ज़्यादा संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अगली कुछ पंक्तियां हैं, देखिए। अब सूनी पलकों पर उतरा वही तुम्हारा सस्मित आनंद। यहाँ पर कोई व्यक्ति, ये गिरिजा कुमार जी की पंक्तियां हैं, इसमें कवि किसी अपने प्रणयजन को याद करते हुए, उसका चेहरा याद करते हुए ये पंक्तियाँ लिख रहे हैं। इन पंक्तियों में उनकी प्रणयानुभूति की झलक मिलती है। अगली जो विशेषता है वो है लोक संस्कृति। लोक संस्कृति का वर्णन। नई कविता के जो कवि हैं वो लोक संस्कृति या लोक में, समाज में जो रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं आदि चलती आ रही थी वे अपने जीवन में भी अपनाया उन्होंने और उन परंपराओं और रीति रिवाजों का अपने काव्य में भी वर्णन किया। आइए एक उदाहरण देखते हैं। जागो सखी बसंत आ गया, पीपल की सूखी डाल स्निग्ध हो चली। यहाँ पर बसंत ऋतु में उत्सव मनाया जाता है यूपी बिहार में। तो आगे जी ने उस ओर संकेत दिया है और कोई सखी अपनी सखी से कह रही है कि आओ सखी बसंत आ गया, पीपल की जो सूखी डाल थी वो भी स्निग्ध, वो भी कोमल हो चुकी है, अर्थात बसंत ऋतु का आगमन हो गया। यहाँ पर लोक संस्कृति का वर्णन है। लोक संस्कृति का वर्णन लौकिक साहित्य के अंतर्गत भी हमने आदिकाल में किया और
ये नई कविता में ये विशेषता है कि जो कवि हैं उन्होंने लोक संस्कृति को भी महत्व दिया है। अगला एक उदाहरण देखते हैं। बीच पेड़ों की कटन में है पड़े दो चार छप्पर। अर्थात एक ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश को इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है। इस प्रकार इन पंक्तियों के द्वारा हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल के अंतर्गत नई कविता के कवियों ने लोक संस्कृति को भी अपने काव्य में महत्व दिया है। अगली विशेषता है शिल्प विधान। नई कविता के कवियों ने अपने भाषा काव्य इसके अंतर्गत नए नए प्रयोग किए, नए शिल्पों का प्रयोग किया। उन्होंने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया, उसमें स्वतः ही अलंकारों के प्रयोग भी मिल जाते हैं। उन्होंने मुक्तक छंद में अपनी कविताएं लिखी और मुक्तक छंद को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने का कार्य भी इन्होंने किया। और इनके काव्य में स्वतः ही विभिन्न प्रकार के अलंकारों के वर्णन मिलते हैं, शब्द शक्तियों के वर्णन मिलते हैं। और शिल्प विधान से संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं जिसमें नए नए प्रयोग कवियों ने किए हैं। देखो, इंजन के हेडलाइट सा शोरगुल के बीच सूरज निकल गया। तो इन पंक्तियों में इंजन के हेडलाइट ये नए प्रयोग हैं जो पहले हमने कभी नहीं सुने थे। दूसरा उदाहरण देखिए, उड़ता रहे चिड़िया सरीखा यह तुम्हारा श्वेत आंचल। अर्थात यहाँ पर किसी नायिका के श्वेत आंचल को, सफ़ेद आंचल को चिड़िया की तरह बताया है। तो ये नया प्रयोग है। यह जिंदगी जैसे बम्बई मेल की रफ्तार हो, ये भी नया प्रयोग है शिल्प के हिसाब से। तो इस प्रकार नए कवियों ने नए नए प्रयोग किए हैं अपने शिल्प विधान में। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं आपको जब आप पढ़ेंगे। ये नई कविता की प्रमुख विशेषताएं रहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।